सीमा की दो बेटी थी, नैना और काजल। नैना सीमा की बड़ी बेटी थी और काजल छोटी। काजल जो कि बहुत ही गोरी और सुंदर थी और बड़ी बेटी सावली। सीमा की दोनों ही बेटी बड़ी ही संस्कारी थी। सीमा को हर समय अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी नैना के लिए रिश्ता देखने लगती है। लेकिन जो भी नैना का काला रंग देखता वो रिश्ते के लिए मना कर देता। ऐसे ही एक दिन कुछ लड़के वाले नैना को देखने आते हैं और नैना का सांवला रंग देख लड़के की माँ बोलती है, माफ करना बहन, लेकिन मेरा बेटा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, और एक तुम्हारी बेटी जो कि कोयले की खदान है। मैं अपने हीरे जैसे बेटे की शादी तुम्हारी इस सांवली बेटी से बिल्कुल भी नहीं करवा सकती। पर बहन, रंग रूप में क्या रखा है? मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है और बहुत संस्कारी और गुणी भी है। अरे बहन, तुम्हारी बेटी संस्कारी हो या नौकरी करती हो, मुझे इससे क्या मतलब। अरे जब 10 जनों के बीच में मेरी बहू की मुंह दिखाई होगी तो लोग कितना ताने मारेंगे मुझे। हीरा जैसा बेटा है मेरा, तुमने कभी सोचा है इस बारे में? मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस सांवली बेटी से तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकती। उस औरत की ऐसी बात सुन नैना से अब बर्दाश्त नहीं होता और नैना बोलती है, अगर आपको मुझसे अपने बेटे की शादी नहीं करवानी है तो मत करवाओ। और रही बात मेरे रंग की, तो अगर मैं सांवली हूँ तो इसमें आपके बेटे का क्या जाता है। इसीलिए अपने इस 2 कौड़ी के बेटे को लेकर यहाँ से जाओ, जो कि कमाता धमाता तो है नहीं। और वैसे भी तुम्हारे इस निठल्ले लड़के से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। चाहो तो मुझसे लिखवा कर ले लो। मेरा बेटा निठल्ला है तो तेरे बाप का क्या जाता है। अच्छा हुआ जो इसका काला रंग देखकर मैंने अपने बेटे का रिश्ता ही इस लड़की से मना कर दिया, वरना ये तो मेरे घर में आके मेरे सर पे बैठकर टांडव करती। वैसे भी जैसे इसका रंग है वैसे ही इसकी जुबान है, क्या पता इसका दिल भी काला हो। अपनी बेटी की ऐसी बेइज्जती देख सीमा से भी बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद भी इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और सीमा की परेशानी भी बढ़ जाती है। अपनी माँ को परेशान देख एक दिन नैना सीमा से बोलती है, माँ आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं? अरे हो जाएगी मेरी शादी, जब लिखी होगी अपने आप हो जाएगी। और वैसे भी काजल तो गोरी है ना, आप उसकी शादी करवा दो। अरे मेरी नहीं तो कम से कम इसकी ही हो जाए। बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन की शादी पहले कैसे हो सकती है बेटा? तू नहीं जानती समाज को। माँ आजकल के टाइम पे सब कुछ हो सकता है। इस तरह से नैना अपनी माँ से बात करके चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीमा का भाई गोविंद घर आता है और सीमा से बोलता है, दीदी, अगर नैना के सांवले रंग की वजह से नैना बिटिया की शादी नहीं हो रही तो तुम चालाकी क्यों नहीं करती? कैसी चालाकी गोविंद? दीदी, अभी कुछ दिन पहले ही गांव में एक आदमी ने अपनी छोटी बेटी को दिखाकर अपनी बड़ी बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े घर में करा दी। तुम भी ऐसा ही कुछ करो ना। पर गोविंद, ये तो धोखा होगा। मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। कल को जब मेरी बेटी की मुंह दिखाई होगी और सब उसका रंग सांवला देखेंगे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो सब मेरी बेटी को ताने देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को ताने सुनता हुआ नहीं देख सकती। दीदी, लड़की की शादी सही उम्र पर हो जाए तो ही अच्छा होता है। और वैसे भी तुम अपनी बेटी को पूरी जिंदगी अपने घर में नहीं रख सकती। और नैना के पीछे काजल भी तो है, एक बार ठंडे दिमाग से काम लो। इस तरह से गोविंद वहाँ से चला जाता है, पर सीमा के दिमाग में गोविंद की बातें घर कर जाती है और सीमा ऐसा ही करती है। लेकिन इस बार जब सीमा अपनी दोनों बेटियों को लड़के वालों को दिखाती है तो लड़के की माँ शोभा उसकी दोनों बेटियों से सवाल करने के लिए जैसे ही उठती है वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। शोभा को नीचे गिरा देख नैना बहुत डर जाती है और जल्दी से शोभा को उठाकर उससे बोलती है, अरे आंटी जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर लगी हो तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अचानक से पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम से बैठकर काजल से सवाल जवाब कीजिए, मैं जब तक मूव लेकर आती हूँ। नैना का यह स्वभाव देखकर शोभा नैना से बहुत खुश होती है, तो वहीं दूसरी ओर काजल को चुपचाप सोफे पर आराम से बैठा देख शोभा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मन ही मन शोभा नैना को अपने घर की बहू बनाने की ठान देती है।
और सीमा से कहती है, सीमा बहन, मुझे आपकी छोटी बेटी से ज्यादा पसंद आपकी बड़ी बेटी है। मुझे अपने घर के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो जिम्मेदार हो, उसका स्वभाव कोमल हो और वो सभी गुण आपकी बेटी में है, ना कि आपकी छोटी बेटी में। पर मेरी बड़ी बेटी सांवली है और मैंने ये रिश्ता अपनी छोटी बेटी के लिए देखा था। सीमा बहन, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ नैना बिटिया को। ना जाने कितने लोगों ने उसे रिजेक्ट किया है, इसीलिए अब आपका मन घबरा चुका होगा। पर मेरा यकीन मानिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए और शादी के बाद उसकी मर्जी है, वो नौकरी करना चाहे तो कर सकती है। मैंने तो मन ही मन नैना बिटिया को अपनी घर की बहू मान लिया है, इसीलिए अब आप इस रिश्ते को अपना लीजिए। शोभा की बात सुनकर सीमा की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते बहुत जल्द नैना की शादी शोभा के बेटे राहुल से हो जाती है। शादी के बाद जब नैना की मुंह दिखाई होती है तो शोभा के सभी रिश्तेदार और जान पहचान वाले शोभा को ताने देते हुए उससे बोलते हैं, अरे शोभा, तेरी आंखों पर पट्टी पड़ गई है क्या? या किसी ने तुझ पर काला जादू कर दिया है जो तू अपने इतने सुंदर बेटे के लिए तवे जैसी काली बहू उठा कर ले आई है? तुम ना बिल्कुल सही कह रही हो निशा बहन। पता नहीं ऐसा कौन सा टोटका किया इस सांवली बहू ने जो शोभा ने अपने बेटे की शादी इससे करवा दी। सांवली बहू की मुंह दिखाई पर इसने इतना सारा खर्चा किया। अरे इतना खर्चा तो कोई अपनी बेटी की शादी में भी नहीं करता जितना खर्चा शोभा ने अपनी बहू की मुंह दिखाई में किया। इस तरह से सब नैना का सांवला रंग देखकर उसे सब भला बुरा कहने लगते हैं। नैना यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू के आंसू देख शोभा से बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने घर आए सभी मेहमानों को फटकारते हुए उनसे कहती है, मेरी बहू काली हो या गोरी, आप लोग कौन होते हो उसके रंग को लेकर उस पर उंगली उठाने वाले? मैंने आप सभी को अपनी बहू की मुंह दिखाई में शामिल होने के लिए बुलाया था, ना कि मेरी बहू की आंखों में आंसू लाने के लिए। क्या शोभा बहन, तुम बेकार ही हम सब के लिए इतना भड़क रही हो अपनी उस सांवली बहू के लिए? आखिर तुम्हें हो क्या इस सांवली बहू की मुंह दिखाई कर रही हो? अरे लोग अपनी सांवली बहू को तो दुनिया वालों से छुपाते हैं ताकि कोई उसका मजाक ना बनाए, और तुम हो कि अपनी सांवली बहू की मुंह दिखाई करवा रही हो। हाँ, कर रही हूँ मैं अपनी सांवली बहू की मुंह दिखाई, क्योंकि मुझे अपनी सांवली बहू पर गर्व है। अरे तुम सबकी गोरी बहुएं क्या करती हैं? कुछ नहीं, सिर्फ मेकअप करने के लिए दे दो उन्हें। क्या वो तुम्हारी इज्जत करती हैं? नहीं ना। पर मेरी बहू मेरी बहुत इज्जत करती है और ये उसी का नतीजा है कि उसने तुम लोगों का मुंह बंद नहीं किया, वरना वो चाहती तो तुम जैसे अपने मरीजों के दांतों को सिलते हैं ना, वैसे ही तुम लोगों के मुंह सिल देती। बस बस शोभा बहन, हम यहाँ तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई में आए थे, ना कि हम यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आए थे। और वैसे भी तुमने हमारी बहुत बेइज्जती कर ली, अब यहाँ हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। इस तरह से सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद शोभा अपनी बहू के आंसू पोंछती है और अपनी सास का अपने लिए ऐसा प्यार देखकर नैना बहुत खुश होती है। कल तक जिस लड़की की शादी नहीं हो रही थी, आज उस सांवली लड़की की मुंह दिखाई होती है। ये देख नैना का सपना उसकी मुंह दिखाई पर पूरा हो जाता है। जादुई अंडों की खेती। गोपाल की अपनी खुद की एक छोटी सी अंडे की दुकान थी, तो वहीं थोड़ी ही दूर पर विक्रम नाम के एक व्यक्ति की भी अंडे की दुकान थी। गोपाल के अंडे की दुकान काफी चला करती थी। इस बात से विक्रम को गोपाल से काफी घृणा भी होती थी। ऐसे ही एक दिन विक्रम की पत्नी दुकान पर आ जाती है और विक्रम से बोलती है, अरे तुम क्या करते हो सारा दिन दुकान पर? तुम्हारे पास मक्खी मारने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। तुमने देखा नहीं, गोपाल की दुकान पे हर समय कितनी भीड़ लगी रहती है। अरे इतनी गर्मी में भी लोग गोपाल के अंडे ही खरीदते हैं। अरे अगर लोग गोपाल के अंडे खरीदते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हर वो कोशिश करता हूँ जिससे लोग उस गोपाल के अंडे ना लेकर मुझसे अंडे लें, परंतु ये लोग हैं कि गोपाल से ही अंडे लेते रहते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, पुराने और सस्ते अंडे मत लाया करो। तुम्हारे इस नकली और घटिया सामान की वजह से ही गाँव के लोग हमसे अंडे नहीं खरीदते हैं, उस गोपाल के अंडे खरीदते हैं, क्योंकि उसके अंडे ताजा और फ्रेश मुर्गी के होते हैं। हाँ, अरे भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता मुर्गी के अंडे कितने महंगे होते हैं। यहाँ हमारे अंडे तो बिकते नहीं और तुम्हें मुर्गी के अंडे की पड़ी है।
जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा। जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है दिमाग खाने। बड़ा है दिमाग वाले। जाती है यहाँ से कि नहीं? विक्रम गुस्सा करके अपनी पत्नी को वहाँ से भगा देता है, परंतु जब रात को खुद घर जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ गोपाल के बिकते हुए अंडे ही नजर आ रहे होते हैं। वो गुस्से में गोपाल के घर जाता है और उसके घर जाकर उसकी सभी मुर्गियों को पिंजरे से निकाल देता है, जिस वजह से सारी मुर्गियां भाग जाती हैं। और अगली सुबह जब गोपाल अपनी मुर्गियों को देखने के लिए जाता है तो उसके पिंजरे में एक भी मुर्गी नहीं होती, जिसके बाद गोपाल अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी निशा वहाँ आ जाती है और गोपाल से कहती है, ये आपको क्या हो गया जी? आप सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे रो रहे हैं? आपको दुकान पर नहीं जाना है क्या? आपने अभी तक अंडे भी जमा नहीं किए। अरे निशा, अंडे तो मैं तब जमा करूंगा ना जब अंडे होंगे। हमारी सारी मुर्गियां न जाने कहाँ चली गईं और यहाँ पर एक भी अंडे नहीं है। दुकान में भी सिर्फ कुछ दर्जन अंडे ही बचे हैं। अब हमारा क्या होगा? जो पैसे थे वो मैंने सारे माँ के इलाज में लगा दिए। अब घर कैसे चलेगा? माता रानी हमारे साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए और जाकर दुकान खोलिए। जितने अंडे हैं उतने ही आज बेच दीजिए। लेकिन निशा, मैं बोल रही हूँ ना, जाइए गोपाल जी, भगवान जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। निशा के बोलने पर गोपाल दुकान खोलता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और गोपाल से कहती है, बेटा, आज मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं और उन सभी की यही इच्छा है कि वो अंडे ही खाएंगे, पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतने सारे अंडे खरीद सकूं। बेटा, तुम मुझे कुछ दर्जन अंडे दे दो। अगर तुम आज मेरी मदद कर दोगे तो मैं मेरी बेटी का रिश्ता तय कर पाऊंगी, वरना वो लोग मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इतनी सी मदद कर दो। अरे अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप ये सारे अंडे ले जाइए, पैसों का क्या है? वो तो हाथ का मैल है। आप अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर लीजिए। उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि मुझे मेरे पैसे मिल गए। गोपाल का नेक दिल देख वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और एक परी का रूप धारण कर लेती है। परी को अपने सामने देख गोपाल हैरान हो जाता है, जिसके बाद परी गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए, इसीलिए मैं तुम्हें ये कुछ बीज दे रही हूँ। तुम इन बीजों से अंडे की खेती कर सकते हो। ये अंडे जादुई होंगे, परंतु याद रखना, 1 हफ्ते बाद तुम्हें ये बीज एक मुट्ठी अपने खेत में बोने हैं और ये जादुई अंडे की खेती सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने इन्हें हाथ भी लगाया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर परी गोपाल को बीज देकर वहाँ से चली जाती है। गोपाल घर जाकर ये सारी बात अपनी बीवी को बताता है और उन बीजों से एक मुट्ठी बीज लेकर गोपाल अपने घर के पीछे अंडे की खेती करता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है कि उस बीज से जादुई अंडे की खेती हो चुकी थी। पूरे खेत में अंडे ही अंडे थे और उनमें से कुछ अंडे बात कर रहे थे। उन अंडों को देख गोपाल उनके पास जाता है और अंडे गोपाल से बोलते हैं, हम सभी जादुई अंडे हैं, पर तुम्हें तो अपनी दुकान के लिए साधारण अंडे चाहिए ना गोपाल? हाँ। गोपाल की बातें सुनकर जादुई अंडे उसे बहुत सारे अंडे देते हैं और गोपाल से बोलते हैं, गोपाल, हम 5 दिनों तक ही तुम्हें साधारण अंडे दे पाएंगे। उसके बाद हम सभी जादुई अंडे मर जाएंगे। उसके बाद तुम्हें उस बीज में से एक मुट्ठी बीज निकालकर उनकी खेती करनी होगी। पर याद रखना, जब हम मरेंगे तब हम एक बीज बन जाएंगे और तुम्हें हमें उठाकर संभाल कर रखना होगा। मैं सब समझ गया जादुई अंडे। गोपाल अब ऐसा ही करता है, परंतु विक्रम की बीवी ये सब देख लेती है और उसे जादुई अंडे की खेती के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद वो गोपाल के घर जाती है और उसके घर से कुछ बीज चोरी करके ले आती है और सारी बात विक्रम को बताती है। जिसके बाद विक्रम एक बार में ही सारे बीज खेत में बो देता है और अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि उसका पूरा घर और पूरी जमीन अंडों से भरी पड़ी है और वे सभी अंडे काफी गुस्से में हैं। जिसके बाद वो सभी अंडे विक्रम और उसकी पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी विक्रम गोपाल को आवाज लगाता है, गोपाल भाई, हमारी मदद करो।
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें इन जादुई अंडों से बचा लो, नहीं तो ये जादुई अंडे हमें अंडे बना देंगे। विक्रम की आवाज सुनकर गोपाल भागता हुआ विक्रम के पास आता है, जिसके बाद गोपाल हाथ जोड़कर जल्दी अंडों से बोलता है। ये जादुई अंडे, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और एक छोटी गलती इनसे भी हो गई, पर अब इन दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जादुई अंडे तुम इनको माफ कर दो। इन्हें इनके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। जब तक इन्हें इनके किए की सजा नहीं मिलती और ये खुद एक अंडे नहीं बन जाते, तब तक इनका लालच खत्म नहीं होगा। हे जादुई अंडे, मैं समझ सकती हूँ, परंतु मैं और मेरे पति नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की जान जाए या वो अंडे बने। इसीलिए हमारी आपसे विनती है कि आप अपना गुस्सा त्याग दें और इन दोनों मूर्ख इंसानों को क्षमा कर दें। ठीक है, मैं इन दोनों को माफ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के कहने पर, वरना आज मैं उन्हें अंडा बना देता। इतना बोलकर सभी जादुई अंडे एक बीज बन जाते हैं, जिसके बाद गोपाल उन सभी बीजों को उठाकर अपने घर ले आता है। अब विक्रम और उसकी पत्नी भी लालच करना बंद कर देते हैं और अपनी किसी और चीज की दुकान खोल लेते हैं। तो वहीं गोपाल अपने जादुई अंडों की खेती करता है और इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीने लगता है। आस्था घर में सुबह सुबह पहले उठकर घर का सारा काम खत्म करके पूजा करती है और अपनी सास नीलम के कमरे में जाकर उन्हें चाय देने लगती है कि तभी आस्था का पति रमेश आवाज देते हुए आस्था से बोलता है। अरे आस्था कहाँ चली गई? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरा सर फट जाएगा। रमेश की आवाज सुनकर आस्था अपने पति को आवाज देती हुई बोलती है। हाँ रमेश जी, मैं बस थोड़ी देर में आई। अच्छा, तो आज भी उसके सर में दर्द हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रात में फिर से नशा करके आया था। सही कहा माँ जी आपने। अब तो मैं इनसे परेशान हो चुकी हूँ। अभी रोज नशा करके आने लगे हैं और घर आकर मुझसे लड़ाई करते हैं कि मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ, मैं उनके साथ पार्टीज में क्यों नहीं जाती। क्या बोलता है मेरा नालायक बेटा तुझसे? माँ जी आप ही बताइए, घर में इतना सारा काम पड़ा रहता है, मैं रात को तैयार होकर आपको घर में अकेला छोड़कर उनके साथ पार्टी में कैसे जाऊँ? और अगर कभी मैं उनके साथ पार्टी में चली भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ जाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये तो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगते हैं और मैं वहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। और फिर मैं तो जॉब भी करती हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म करके बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए जाना होता है। अब ऐसे में इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी? बहू, ये सब ना तुझे मुझे पहले बताना था। खैर ये सब छोड़ अभी, और तू जाके उस नालायक को नींबू पानी दे दे ताकि उसका कल रात वाला नशा उतर जाए। अब आस्था वहाँ से किचन में जाकर रमेश के लिए नींबू पानी बनाती है और उसे दे देती है, जिसके बाद नीलम रमेश के लिए और अपने लिए लंच बनाने लगती है। तभी रमेश तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आता है और डाइनिंग टेबल पर खाना ना देखकर आस्था के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है। आस्था, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और अब तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। यार तुम्हारा रोज का हो गया है, तुम्हारी वजह से मैं रोज ऑफिस में लेट हो जाता हूँ। अभी मैं नाश्ता करूंगा, फिर तुम्हें पहले स्कूल छोड़ूंगा, उसके बाद मैं खुद ऑफिस जाऊंगा। यार मुझे तो समझ नहीं आता, बच्चों को पढ़ाने के अलावा तुम और करती ही क्या हो? मैं क्या करती हूँ आप ये पूछ रहे हैं? अरे आप क्या करते हैं? आराम से ऑफिस जाते हैं, काम करके रात को पार्टी में चले जाते हैं और नशे की हालत में घर आकर मुझसे लड़ाई करते हैं और फिर आपकी सुबह होती है, फिर कलेश करके आप काम पर निकल जाते हैं। मुझे घर के साथ साथ स्कूल भी जाना होता है, मैं भी काम करती हूँ, आपकी तरह नशे में नहीं रहती। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए लंच, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और तुम अकेले अपने स्कूल चली जाना। और रही घर के कामों की बात, तो घर में काम ही कितना होता है, 2-4 बर्तन और कुछ कपड़े। इस तरह से रमेश आस्था से लड़ाई करके ऑफिस के लिए चला जाता है और आस्था भी गुस्से में स्कूल चली जाती है। दोपहर को जब आस्था स्कूल से घर आती है तो वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद नीलम आस्था के पास जाती है और उससे बोलती है। बहू, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आने दो इस निठल्ले को आज। जब ये तेरी तरह ऑफिस और घर दोनों संभालेगा ना, तब पता चलेगा इसे कि तू क्या क्या करती है घर पर। अब इसी तरह से रात हो जाती है और रात को जब रमेश घर आता है तो वो देखता है कि पूरा घर सजा हुआ है, घर के अंदर डीजे का पूरा प्रबंध किया हुआ है। ये सब देख रमेश बड़ा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ और अपनी बीवी को डाइनिंग टेबल पर देखता है
उन दोनों के हाथ में शराब की बोतल होती है और वो दोनों नशे की हालत में झूमते हुए बात कर रही होती हैं। 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। अब मेरी बारी बहू, मैं हूँ शराबी, ये बोतल शराबी, जितनी भी पी लो होती है खराबी। अरे वाह सासू माँ, आपने तो मुझे भी फेल कर दिया। दोनों सास बहू को नशे में देख रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उन दोनों के पास जाकर बोलता है, माँ, आस्था, ये सब कुछ क्या है? तुम दोनों ने ड्रिंक की है? हमने तो शराब पी है, थोड़ी नहीं बे। चुप करो आप दोनों और चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता नशे की हालत में। इतना बोलकर रमेश सबसे पहले अपनी माँ को कमरे में ले जाता है और उसके बाद वो आस्था के पास जाने लगता है, लेकिन आस्था नशे की हालत में नाच रही होती है। ये देख रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उसे पकड़कर अपने कमरे में ले आता है। तभी उसकी माँ अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। अब इसी तरह से उन दोनों को सुलाते सुलाते रात के 2 बज जाते हैं और रमेश बहुत ज्यादा थक जाता है। आज रमेश ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी और वो खाने के लिए किचन में जाता है। शायद रसोई में कुछ खाने को मिल जाए। इन नशेड़ी सास बहू ने तो मेरा सारा नशा ही उतार दिया। किचन में जाने के बाद रमेश को कुछ खाने को नहीं मिलता और वो भूख से सो जाता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह के 10 बज चुके थे और अब तक उसकी माँ और बीवी सो रही होती है। ये देख रमेश आस्था को उठाते हुए उससे बोलता है, आस्था, उठो ना, देखो सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। अब जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत भारी भारी लग रहा है सर। आप पहले मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बनाकर ला दीजिए। किसने कहा था इन दोनों सास बहू को नशेड़ी बनने के लिए? अब मैं क्या करूँ? इतना बोलकर रमेश गुस्से में उठता है और किचन में जाकर काम करने लगता है और नाश्ता बनाते बनाते उसे 12 बज जाते हैं। इस वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाता और पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है और रमेश अपना मूड ठीक करने के लिए कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलता है और शाम को जब वो घर वापस आता है तो एक बार फिर से दोनों सास बहू को नशे में देखता है। ये देख रमेश का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उन दोनों को संभालते हुए खुद से बोलता है, इन दोनों नशेड़ी सास बहू ने मुझे परेशान करके छोड़ दिया है। मैं घर का काम देखूं, इन दोनों को संभालूं या फिर ऑफिस जाऊं। मैं 2 दिन से ऑफिस नहीं गया। भगवान का शुक्र है कि कल संडे है। आने दो इन दोनों को होश में, इन्हें तो मैं कल बताऊंगा। इतना बोलकर रमेश सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि आस्था और नीलम घर पर नहीं है। तभी सुबह सुबह कुछ मेहमान रमेश के घर आ जाते हैं और अपना बिखरा हुआ घर देखकर रमेश फटाफट अपने पूरे घर को ठीक करता है और मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाता है। कुछ देर बाद मेहमान भी अपने घर वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद आस्था और नीलम भी घर आ जाती है, जिसके बाद रमेश उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर उन दोनों से बोलता है, माँ, आस्था, मैं आज आप दोनों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज ये नशे की चीज आप दोनों के लिए नहीं है। जब से आप दोनों नशेड़ी बनी है मेरी वाट लग चुकी है। मैं घर के काम से ही नहीं निकल पा रहा जो मैं ऑफिस का काम कर सकूं। ऐसे में मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आता मैं अकेले क्या क्या करूं। पता नहीं आस्था, इतनी आसानी से तुम सब कुछ कैसे कर लेती हो? हम तो तुझे सबक सिखाना चाहते थे बेटा, इसीलिए हम दोनों सास बहू ने नशेड़ी होने का नाटक किया और आज हम दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुझे अब समझ आ चुका है कि आस्था घर परिवार ऑफिस सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज करती है। और हाँ बेटा, अब मुझे तुझसे यही उम्मीद है कि तू अब से नशे में घर नहीं आया करेगा और मेरी प्यारी बहू से लड़ाई भी नहीं करेगा। आई एम सॉरी आस्था, मुझसे गलती हो गई। अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब आस्था और नीलम नशेड़ी होने का नाटक छोड़ देती हैं, जिसके बाद रमेश भी ड्रिंक करना छोड़ देता है और आस्था से लड़ना भी।